नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश में योगी युग की शुरुआत हो चुकी है। वादों के मुताबिक टीम योगी ने काम पर पूरी तरह फोकस करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन बदमाश नई सरकार के लिए चुनौती का सबब बने हुए हैं। इस बार के चुनाव में जिस मुद्दे पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस था वो था बिगड़ी कानून व्यवस्था का। बेपटरी हो चुकी कानून व्यवस्था को लाइन में लाने के लिए पुलिस महकमा अपनी कमर कसता भी नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देकर बदमाश पुलिस के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। रायबरेली के ऊंचाहार से लखनऊ आ रही गैंगरेप पीड़िता को पैसेंजर ट्रेन में तेजाब पिलाने की कोशिश की गई। विरोध करने पर बदमाशों ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। आरोप यह भी है कि लगातार आरोपियों की तरफ से उन्हें धमकाने की कोशिश की गई। पुलिस पर सुरक्षा न देने के आरोप भी लगे, लेकिन घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री ने पीड़िता को 1 लाख की आर्थिक मदद के साथ साथ उसे इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। तब जाकर पुलिस महकमा भी एक्टिव मोड में नजर आया। वहीं मथुरा में एसिड अटैक का एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक छात्रा पर तेजाब से हमला किया गया। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि एसिड अटैक की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन भी बना चुकी है। बावजूद इसके क्या वजह है कि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों के हौसले पस्त नहीं हो रहे? शासन प्रशासन को चुनौती देने वाले ऐसे लोगों से निपटने के लिए सरकार को क्या रणनीति अख्तियार करनी चाहिए? आज लोकतंत्र में हम इसी पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस की तेजी उस वक्त दिखाई दी जब लड़कियों पर तेजाब फेंकने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने खुद मामले पर फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए। योगी सरकार के इस चुस्त पुस्त एक्शन का ये पहला नमूना रहा। महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई योगी सरकार को बदमाशों ने दोहरी चुनौती दी है। पहली घटना में रायबरेली के ऊंचाहार से लखनऊ आ रही गैंगरेप पीड़िता को पैसेंजर ट्रेन में तेजाब पिलाने की कोशिश की गई। विरोध करने पर बदमाशों ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। आरोपी उसे लगातार धमकियां दे रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। इससे पहले भी गैंगरेप पीड़िता पर तेजाबी हमला हो चुका है। सर, सुबह खाना वाना खा पी के स्टेशन पे छोड़ने के हम चले गए। बेटी की परीक्षा था तो वहाँ चले गए। अब यहाँ रास्ते में आए तो उनके ऊपर हमला कर दिए, एसिड डाल दिए मुंह में। के ठाकुर लोग है गांव के। नाम क्या है? गुड्डू सिंह है, त्रिभुवन सिंह उनके पिता हैं, और गुड्डू सिंह लड़का है, एक भोंदू सिंह है, एक ननकऊ, 3 लड़के हैं। घटना की खबर मिलते ही सीएम आदित्यनाथ योगी ने KGMU अस्पताल पहुंच करके पीड़िता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़िता को 1 लाख की सरकारी मदद मुहैया कराई। मुख्यमंत्री के जाने के बाद महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी भी पीड़िता से मिलने पहुंची। वो बार बार सुरक्षा मांग रही थी, लेकिन उसे स्थायी सुरक्षा नहीं दी गई। उसके बाद 3 बार एसिड का अटैक हो चुका है, और इस बार तो आपने देखा कि उसको पिला दिया गया एसिड। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि तत्काल मुजरिमों को पकड़ा जाए, और इस प्रकार का दुस्साहस करने की हिम्मत किसी की ना हो, ऐसा पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। गैंगरेप के आरोपियों को ये रास नहीं आ रहा था कि पीड़ित महिला और उसका परिवार उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। ट्रेन में हुई घटना के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं दूसरे की तलाश जारी है। दूसरी घटना मथुरा की है, जहां मगोरा थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने छात्रा पर तेजाब फेंक दिया। ये 3 लड़के आए रात में करीब 3 बजे करीब। दादी के साथ सो रही थी छत में टीन में, तो उन्होंने आके जबरन मुदाब लिया है और जबरन इसको अपहरण करने की कोशिश करी है, छेड़खानी की है। और यहाँ के बाद इस बच्ची ने फिर इसका एक का हाथ काट लिया है उसका, और फिर इसने हल्ला मचा दिया है। तो घर वाले और आ गए, तो फिर वो तेजाब डाल के इसके ऊपर और तमंचा लगाते हुए। तेजाब फेंकने की दोनों ही घटनाएं योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा मुहैया कराने का वादा किया था, और अब वक्त आ गया है कि अब सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता से ले और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। मथुरा से कन्हैयालाल शर्मा और रायबरेली से रोहित मिश्रा के साथ सिराज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN लखनऊ।
यहाँ तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन चुस्त और दुरुस्त भी होता नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके बदमाशों के हौसले बुलंद भी नजर आते हैं। एक के बाद एक एसिड अटैक की घटनाएं जिस तरीके से सामने आ रही हैं, वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं चुनौती पेश करने का काम कर रही हैं। आखिर इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए किस तरह की रणनीति अख्तियार करनी होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से शहजाद पूनावाला हैं। आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। शहजाद, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लखनऊ से 2 खास मेहमान हैं। दीपक मिश्रा जी हैं, आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रदेश प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रतनमणि लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। रतनमणि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर बीजेपी सत्ता में तो आ गई, लेकिन चुनौतियां जिस तरह से अब सरकार को अभी से मिलनी शुरू हो गई हैं, इन चुनौतियों को किस नजरिए के साथ देख रहे हैं और तैयारी किस नजरिए से देख रहे हैं? जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण ये पिछले 5 सालों में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। और इसके राजनीतिक पहलुओं पे अगर ना भी जाएं तो भी ऐसा लगता है कि जैसे प्रदेश के थानों में, जिलों में, गांव में, शहरों में जो भी आपराधिक उस तरह के लोग हैं, क्रिमिनल माइंड के या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, उनको कुछ ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल में अपनी पकड़ बना ली है या किसी थाने पे अपनी पकड़ बना ली है तो वो कुछ भी करे, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसमें मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पिछली जो रूलिंग पार्टी थी सिर्फ उसी की गलती है, क्योंकि ये कल्चर कोई 5 साल में नहीं पैदा होता। और ये प्रदेश में मुझे याद पड़ता है कि आज से 10-15 साल पहले भी यही होता था कि कुछ लोगों के बारे में हम सुनते थे कि वो कुछ भी कर ले, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये जो कल्चर है ये इतना डीप रूटेड हो गया है उत्तर प्रदेश में कि इसको अचानक ही कुछ ही दिनों में बदल जाएगा, ऐसी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। तो इसको अगर तोड़ना है और अगर लोगों में ये विश्वास जगाना है कि पुलिस भी कुछ कर सकती है और प्रशासन के पास भी कुछ ताकत है और वो भी कुछ एक्शन ले सकती है, तो उन्हें कुछ ऐसे तत्वों को, कुछ ऐसे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो पिछले कई सालों से जिनका नाम है, चाहे वो हिस्ट्री शीट खुली हो, चाहे वो कई अपराधों में जिनका नाम आता रहा हो, ऐसे लोगों को पकड़ के उनको जल्दी से जल्दी सजा जब तक नहीं दिलवाई जाएगी, लोगों में ये फीलिंग नहीं जाएगी कि इस सरकार के आने के बाद कुछ बदला है। नहीं तो अगर वही सारे लोग फिर से छुट्टा घूमते रहें, कुछ भी अपराध करने के बाद उनका कुछ ना बिगड़े और किसी को भी किसी अपराध के लिए पकड़ा जाए तो लोग उसको छुड़ाने पहुंच जाएं, थाने पे फोन आने लगे, थाने पे विधायक और तमाम सारे राजनीतिक लोग पहुंच जाएं उसको छुड़ाने के लिए, जैसा कि हमने पिछले कई सालों में देखा है, तो लोगों का भरोसा फिर सिस्टम पे बनता नहीं। तो जिधर आपने ये जो 2-3 घटनाएं इधर जो सामने आ रही हैं, ये तो वाकई में बहुत अफसोस की बात है कि किस तरह से महिलाओं को, लड़कियों को एसिड अटैक का शिकार बनाया जा रहा है। इसके लिए बहुत कुछ केंद्र सरकार की ओर से भी पिछले कितने सालों में कहा जा रहा है कि एसिड की बिक्री पे रोक लगे, एसिड की उपलब्धता पे रोक लगाई जाए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब तक नीचे के स्तर से एक डर नहीं पैदा होगा कि अगर ऐसा किसी ने किया तो वो बचेगा नहीं, चाहे उसके ऊपर कितना ही ज्यादा राजनीतिक प्रेशर है उसको क्यों ना मिले, जब तक ये फीलिंग पूरे पुलिस महकमे में और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के ऊपर से नीचे तक नहीं आती, तब तक ऐसे लोग फिर बेखौफ होकर करते रहेंगे, चाहे सरकार कुछ भी आए, चाहे मुख्यमंत्री कुछ भी कहे। तो मुझे लगता है कि इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाना चाहिए कि सरकार को बिल्कुल खुली चुनौती दी है अपराधियों ने कि बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, हमको तो जो करना है हम करेंगे और भाग भी जाएंगे, आपकी पुलिस जो करना हो कर ले। तो अगर इस प्रवृत्ति को रोकना है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री से लेकर और नीचे तक सभी लोगों को कुछ एक सुपर एक्शन मोड में आने की जरूरत है, नहीं तो फिर लोगों का भरोसा भी तो टूटेगा ही। ये सुपर एक्शन मोड कितने वक्त में आ पाएगा, बुलंद होंगे। इस पर बातचीत के लिए अश्वनी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अश्वनी उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, जो चुनौतियां पेश की जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर आप लोग सरकार में तो आ गए, लेकिन अब चुनौती असल मायने में है, इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? क्या कुछ रणनीति होगी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की? देखिए अक्षय जी, अगर नीयत साफ हो और नीति ठीक हो तो मुझे लगता है सब कुछ किया जा सकता है। और बहुत सारे अपने देश में राज्य है, गुजरात, उसमें आप देख लीजिए, गुजरात में महिलाएं रात को 10 बजे तक चलती हैं, अकेले चलती हैं ट्रेन में। मैं गुजरात में बहुत मैंने दौरा किया है। आप गुजरात के जाइए ट्रेन में, देखिए
ऐसा नहीं कि महिला चलती है या बेटी चलती है, बहन चलती है, उसके साथ उसका भाई या पिता चलता है, नहीं, अकेले लोग मूव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ एक मन बढ़ के लोगों का मन बढ़ गया था, और मन बढ़ने का एक ही कारण होता है, अगर कोई एक अपराधी पकड़ा जाए, एक व्यक्ति अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के घूम रहा है, उसको पुलिस वाले ने पकड़ा और विधायक जी का और नेताजी का अगर फोन आ गया, पुलिस वाले को छोड़ना पड़ जाए, तो नीचे उसका मन बढ़ जाएगा, आगे वो हेलमेट भी नहीं लगाएगा, आगे वो लाल बत्ती भी तोड़ेगा, सब कुछ करेगा। दूसरा एग्जांपल आपको मैं देता हूं, हम लोग नोएडा में बैठे हुए हैं, दिल्ली में जब आदमी चलता है ना बाइक से जी, तो बाकायदा हेलमेट लगाता है, वो कार में रहता है तो बाकायदा सीट बेल्ट लगाता है, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली से नोएडा में इंटर करता है या दिल्ली से गाजियाबाद में इंटर करता है, वो हेलमेट निकाल देता है, सीट बेल्ट खोल देता है, सब कुछ कर देता है। ये क्यों? आखिर वही इंसान, वही बाइक, और 1 मिनट जैसे ही यूपी में इंटर करते ही खोल देता था। अब वो स्थितियां बदलनी पड़ेंगी। 15 साल हो गए, बहुत हो गए। मुझे लगता है कि इतना बड़ा जो मैंडेट हमें दिया है जनता ने, वो मैंडेट इसी काम के लिए दिया है। जो जाति का जहर बोया गया है, उस जाति के जहर को खत्म करना, जो इन्होंने धर्म की राजनीति किया उसको बाहर निकालना, और जो भ्रष्टाचार किया, चाहे वो खनन घोटाले किए, चाहे आपने जवाहर बाग कांड देखा है, गायत्री प्रजापति वाला कांड आपने देखा है, तो मुझे लगता है जो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और अपराधी अभी जो छुट्टे सांड घूम रहे थे, उनको सबको एक एक करके नथ डाली जाएगी। और आने वाले रणनीति क्या होगी, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। एक रिएक्शन इस पर अंदर उत्तर प्रदेश में लोग अच्छे दिन आ जाएंगे। जी, इस पर एक रिएक्शन दीपक मिश्रा जी का ले लेते हैं। दीपक मिश्रा जी क्या कहेंगे? अश्वनी उपाध्याय जी ने जो एक बात कही है, जो तुलना की है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एंटर करने की, इस बात में तो 100% सच्चाई है। देखिए, अश्वनी जी जिस पार्टी के हैं, वह पार्टी बुनियादी तौर पे कभी सच नहीं बोलती, और अगर बोलती है तो नरोवा कुंजरोवा की पद्धति में। आप ये बताइए, सरकार बनी है किस लिए? आप कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए तो बने नहीं है। कोई फिल्म चल रही है क्या कि झाड़ू उठाया और दिखा दिए? आप आइए, अपने अधिकारी से कहिए कि हमें कल तक साफ चाहिए, और सारे सफाई कर्मी आपसे बेहतर साफ कर देंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम तो योगी व्यक्ति हैं, संत हैं, संतत्व के अवतार हैं, प्रतीक हैं, हम तो बिना एसी के सोएंगे। आप देखिए क्या सुरक्षा है। गोविंद बल्लभ पंत से लेके अखिलेश जी तक भी इतनी सुरक्षा में नहीं चले। जब आईपीएस कम है 30 से ज्यादा, 30,000 से ज्यादा पुलिस कम है, प्रति 1000 पे अगर पुलिस की संख्या देखी जाए तो उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब है। इसके बावजूद भारी भरकम सुरक्षा वाहन लेकर चल रहे हैं तो कैसे होगा? देखिए, संकेत देने पड़ते हैं। अभी तक अपराधियों के खिलाफ हमारे अलावा सब भ्रष्टाचारी, हमारे अलावा सब अपराधी, यह कहने से नहीं चलेगा ना। आपकी सरकार बनी है, और सरकार बनने के बाद आप कार्रवाई करिए। अच्छा होता कि भाई अश्वनी जी यह कहते कि हमारी सरकार बनने के बाद इस समय 25,000 अपराधी जेल में है, 50,000 भ्रष्टाचारी जेल में है। ऐसा कोई आंकड़ा उनके पास नहीं है। अब ये कहेंगे कि हम बदलेंगे, हम शुरू करेंगे। थोड़ा वक्त तो देना चाहिए ना। और जो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, कम से कम देखने में तो ये सुखद एहसास उत्तर प्रदेश के लोगों को हो रहा होगा कि हाँ, कुछ तो काम हो रहा है। जी जी, चाहे झाड़ू थामने की बात आप कर रहे हैं, तो एक मैसेज तो क्लियर है ना। देखिए, जरूरत अगर क्लिनिकल सर्जरी की है तो कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करनी चाहिए। बता दूं, शायद ये गलत बयानी कर रहे हैं। गांधी जी क्या करते थे, जरा समझिए। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता क्या करते थे? वो केवल मुंह जबानी भाषण नहीं करते थे। अगर वो सफाई की बात करते थे तो खुद सफाई करते थे। अगर उन्होंने नमक का, तो आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? वो दो विधायकों ने, एक दरोगा को धमकी दी, हम लोग कार्रवाई की? कार्रवाई करके उदाहरण दे दीजिए, गांधी का न्याय बन जाएगा। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय जी मैं आपके पास आऊंगा। शहजाद मेरे साथ हैं। शहजाद, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य विधायकों के जहां पर बता दीजिए 10 लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हों, ये आंकड़े एनसीआरबी के 2016 के हैं। किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि इस तरह की परिस्थितियां ना हो, और एक जो डर, एक जो खौफ होता है शासन प्रशासन का, वो आपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर बना रहे? क्या स्टेप होने चाहिए? उसी एनसीआरबी डेटा का हवाला अगर मैं दूं तो मध्य प्रदेश में 12 महिलाओं के साथ होता है प्रतिदिन, जहां पे 15 सालों से ज्यादा भाजपा की सरकार है। राजस्थान नंबर 2 पर है। दिल्ली में 34। मेरी बात सुनिए ना, मैं अपना जवाब अपनी तरीके से दूंगा। मैं अपना जवाब, आपने अश्विनी जी को नहीं रोका, मैं अपना जवाब अपनी तरह से दूंगा।
और दिल्ली में 34% रेप की बढ़त हुई है जब से मोदी सरकार आई है। तो अगर जो चीजें उत्तर प्रदेश में लागू करनी चाहिए, और मैं मानता हूं कि कई कड़े कदम उठाने चाहिए, तो वो कड़े कदम मध्य प्रदेश में कारगर साबित हुए, तो वो कदम यहाँ पे उठाए। और अगर आपने वो कदम यहाँ पे उठाए हैं तो मध्य प्रदेश में भी लागू कीजिए। ये एक लॉजिक की बात है। एंटी रोमियो स्क्वाड मैंने दिल्ली में नहीं देखा, एंटी रोमियो स्क्वाड मैंने मध्य प्रदेश में नहीं देखा। अब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता है सुनील भराला, राष्ट्रीय कन्वीनर है उनके, वो कहते हैं कि लव जिहाद से निपटने के लिए हमने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है। क्या इसमें सच्चाई है, नहीं है, ये बात की जानकारी हमें मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जो आप बार बार कह रहे उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए इवेंट मैनेजमेंट करना बहुत अच्छी बात है। कोई नेता अस्पताल चले जाए, कोई दफ्तर चले जाए, साफ सफाई करे, ये इवेंट मैनेजमेंट करना अच्छी बात है। पंजाब में भी एक सरकार चुन के आई, पहले दिन में 360 जो हमारे वादे थे मैनिफेस्टो के, उसमें से 120 वादे जो है पूरे कर दिए, जिसमें किसान कर्ज माफी का भी फैसला था, जिसमें लाल बत्ती बंद कर दिया गया, जिसमें 500 ठेके बंद कर दिए गए, जिसमें कि लोकपाल बिल को मंजूरी दे दी गई, जिसमें कि 100 करोड़ से अधिक जो प्रोजेक्ट लगेंगे उसमें इनॉग्रेशन की व्यवस्था को बंद कर दिया गया, जनता की तरफ से इनॉग्रेशन होगा, विदेश हमारे कोई मंत्री नहीं जाएंगे। ये कदम होते हैं जो जनता से सरोकार रखते हैं। यहाँ पे पहला कदम जो लेने वाले थे ये लोग कि किसानों के कर्ज माफ करेंगे, अरुण जेटली ने परसों कहा है कि कल कहा है पार्लियामेंट में कि हम लोग कर्ज माफी के लिए पैसा नहीं देंगे। हमने 120 फैसले लिए पंजाब सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार जो अपना मूल, जो देवरिया में मोदी जी ने कहा किसान का कर्ज माफ होगा, वो एक फैसला भी नहीं ले पाई। और बूचड़ खाने, स्लॉटर हाउस, और आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हाथरस में लाइसेंसी वाली मीट शॉप को जलाया गया, 6 हत्याएं पहले 2 दिन में हो गई, 2 बलात्कार हो गए, तो ये भी तो कानून व्यवस्था है। अब कहां पे है वो हेडलाइन कि देखो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे चरमरा गई, आप उसका भी अब जिक्र कीजिए। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे? शहजाद पूनावाला तो पूरे आंकड़े लेकर आए कि पंजाब में हमने ये कर दिया, आपने क्या किया उत्तर प्रदेश में? नहीं, तस्वीरें बड़ी अच्छी खिंचाई, अखबार रंगे हुए हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है ना, आम जनता की नजरों में भारतीय हम लोग कम कर पाते हैं। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी, मणिशंकर अय्यर जी, ये लोग जो राष्ट्रीय लेवल पे हैं और जो प्रदेश लेवल पे शहजाद जी हैं, बाकी लोग हैं, ये लोग हमारा बहुत अच्छा काम का प्रचार कर देते हैं। जिस तरीके से ये गलत बयानी करते हैं, जिस तरीके से गलत आंकड़े पेश करते हैं, जिस तरीके से लगातार कोसते हैं, कर्ज माफी के बारे में बोल दीजिए ना सर। जनता में अपने आप समझ में आता है कि वास्तव में ये मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए बस। बाकी जहां तक आपको बताऊं स्लॉटर हाउस की 40 को लाइसेंस मिला हुआ है जी, बाकी सारे अवैध चल रहे थे। आप जरा सोचो, 40 का लाइसेंस था और 340 अवैध चल रहे थे। अरे भैया, अवैध बूचड़ खानों को रोकना ये सरकार का काम है। किसने रोका? आपने तो मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस बंद कराने की बात की, वो क्या हुआ? गौ हत्या, मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस तो आपने 38 को मंजूरी दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट से 38 को मंजूरी मिली है मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस को। अलाना से आपने चंदा उठा लिया, आपने जो है 15% हर वर्ष बीफ एक्सपोर्ट की तादाद बढ़ी है, इसीलिए कांग्रेस से 2 साल से। लोग कांग्रेस से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि कांग्रेस बीच में बोलती रहती है। आप जरा सुनिए मैं जो बोल रहा हूं। आप कर्ज माफी पे तो बोल ही नहीं रहे। संविधान के आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है, संविधान के आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। तो अगर हमारी सरकार गौ हत्या को बंद करने जा रही तो संविधान का पालन कर रही है। सर ये आर्टिकल हमने डाला था, आप तभी थे भी नहीं पार्टी में, आप तभी पावर में भी नहीं थे, हमने ही तो डाला। आप हमें क्या सिखा रहे? आप हमें किसान कर्ज माफी का बताइए, पहला वादा था आपका। देवरिया में आपने बारी बारी से हम जवाब लेंगे। संविधान नेहरू, ठीक है अश्विनी जी, हम बारी बारी से बिल्कुल हिसाब किताब तो बनता ही है। शहजाद पूनावाला, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार को जवाबदेही उसकी तय होनी चाहिए, बूचड़ खानों को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, क्या ये कार्रवाई गलत लगती है आप लोगों को? ठीक है दीपक मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। शहजाद, ये कार्रवाई ठीक नहीं है क्या? सुनिए, एक संविधान सभा ने बनाई। ठीक है सर, अश्विनी जी मैं आपके पास आऊंगा। बात है, अम्बेडकर साहब थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, नेहरू जी थे, ये कांग्रेस ने संविधान नहीं बनाया। आपके लोग कौन थे वो भी गिनाइए, पर एनीवेज वो टॉपिक नहीं है। हम विषय पर आ रहे हैं। ये बताइए, बूचड़ खानों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही अवैध, भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर से अगर बार-बार में आप लोग समर्थन में, ठीक है अश्विनी जी मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए। विधानसभा में थे, आपको पता ही नहीं है। अश्विनी जी मैं आपके पास आऊंगा। शहजाद, इस बात का जवाब दीजिए, जो अवैध बूचड़ खानों पर कार्रवाई हो रही है, इसका आप लोग समर्थन कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है? मेरी बात सुनिए,
इस मुल्क में जो राष्ट्र 20 से अधिक राज्यों में गौ हत्या के खिलाफ जो कानून बने वो सारे कांग्रेस के राज में बने। जो जहां पे कानून नहीं है, गोवा में, वहां पे इनकी सरकार है, वहां पे तो अभी तक कानून नहीं बना है बीफ के खिलाफ। वो अलग बात है। ये लोग कह रहे थे अपने मैनिफेस्टो में, उन्होंने कहा कि मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस बंद करेंगे और अवैध स्लॉटर हाउस बंद करेंगे। अवैध को तो वैसे ही बंद होना है, वो तो चल ही नहीं सकते, हम तो उसके पक्ष में ही है। मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस की इन्होंने जो बात की, तो 38 मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउस को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने ट्यूसडे को परमिशन दी है चालू होने के लिए। हर साल मोदी राज में पिंक रेवोल्यूशन बात करने वाले लोगों ने 15% से बीफ एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। गोवा में आज तक कोई पाबंदी नहीं लग पाई है बीफ पे। तो हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि आपके हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। प्रतिबंध तो उत्तर प्रदेश में है ना, और अगर आपको पूरी तरीके से गौ हत्या पर प्रतिबंध तो है ना, उसके बावजूद गौ हत्या का जो उत्तर प्रदेश का कानून है वो कौन से वर्ष में आप मुझे बता सकते हैं? उसके बाद 50 में आया, जब गोविंद बल्लभ पंत थे मुख्यमंत्री। दूसरी बात, अगर पूरी तरह से स्लॉटर हाउस को बंद करना है, बूचड़ खाने को, तो आपको सिर्फ मैं एक चीज बता दूं, लीगल इलीगल सबको बंद करना है, तो ये 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री है और इसमें 50,000 लोग एम्प्लॉयड है, 12,000 करोड़ की इंडस्ट्री। मेरा ये सवाल है, ये सरकार ने कहा कि हम अवैध बूचड़ खानों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसमें कौन जो नियम कायदों से परे हटकर अगर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हो कि अवैध हत्या करना गलत है या सही है? सही बात है कि वो तो गलत ही है। आप अवैध बूचड़खाना नहीं चला सकते, इसके ऊपर तो सब लोग को कार्रवाई करनी चाहिए। लाइसेंस के बिना कोई बूचड़खाना नहीं चल सकता, और अगर वो उस पर कार्रवाई करते तो ठीक है, पर हाथरस में मीट की दुकान को, अब चिकन और फिश थोड़ी इलीगल है भैया। आपने हाथरस में जो जलाया है दुकानों को, तो वो तो कानून की खिलाफ वर्जी हो गई ना। लाइसेंसी हाथरस की दुकानों को कैसे जला सकते हैं? और दूसरी बात, अगर पूरी तरह बंद करेंगे तो दूसरा मोटिव साधा जा रहा है। शहजाद पूनावाला का आरोप है कि अवैध बूचड़ खानों के नाम पर लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मीट की दुकानों पर ताले लगाए जा रहे हैं, जलाए गए। देखो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में संविधान का 25% भाग इंप्लीमेंट ही नहीं किया। वो हमारे लिए छोड़ दिया है, लेकिन हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। मैं आपको आर्टिकल बता देता हूं। आर्टिकल 14 कहता है सबको समान अधिकार होना चाहिए, महिलाओं पुरुषों को बराबर अधिकार होना चाहिए, ट्रिपल तलाक हलाला जैसी चीजें नहीं होती, कांग्रेस ने कभी लागू नहीं किया। साहबानों में जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कांग्रेस खड़ी हो गई। आर्टिकल 44 कहता है सबके लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, कांग्रेस ने 70 साल से कुछ नहीं किया, हमारी सरकार करेगी। आर्टिकल 48 कहता है गौ हत्या प्रतिबंध होना चाहिए, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हमारी सरकार करेगी। अरे मुल्क के 24 राज्यों में गौ हत्या के खिलाफ कानून हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिए, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 3 सालों में राष्ट्रीय कानून क्यों नहीं लाया गौ हत्या पे? आप बताओ। सुन तो लो यार, अरे भैया सुन तो लो। आप झूठ क्यों बोलते हो? पर मैं कह रहा हूँ कांग्रेस जनता इसलिए नफरत करती है, जनता इसलिए कांग्रेस से नफरत करती है। सुनिए गोवा में आपकी सुनिए, पहले आपको बता रहा हूँ, आपने कहां से डाला? अरे गोवा में झूठ बोलते हो, आपने कहा कौन सा कानून लाया? अरे कांग्रेस ने थोड़ी संविधान बनाया था, फिर झूठ बोल रहे हो आप। तो संविधान कांग्रेस ने बनाया था क्या? संविधान नेहरू ने बनाया था, इंदिरा गांधी ने बनाई थी। आपका कौन सा आदमी था? आपने तो आम्बेडकर की भी मुखालफत की। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, वो तब कांग्रेस में थे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य थे। संस्थापक कौन है, कौन आपको नहीं पता है? सर ये वक्त जाया मत कीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अश्विनी उपाध्याय जो शहजाद पूनावाला, गोवा में आपकी सरकार। सर हमारी इस डिबेट का मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश की जो बिगड़ी कानून व्यवस्था है, जो उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था है, उस पर क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए ताकि लोग डर और भय के वातावरण से दूर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आप देखते जाइए। अश्विनी जी मैं आपके पास आऊंगा। आप दीपक मिश्रा जी मैं आपके पास आता हूं। 30 दिन ये जो एसिड अटैक के 2 मामले हुए हैं, देखना अक्षय क्या होता है। अश्विनी जी मैं आपके पास आऊंगा। जो एसिड अटैक के 2 मामले हुए हैं, एक भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा का है, जहां पर एक छात्रा के ऊपर सिर्फ इसलिए तेजाब फेंक दिया जाता है क्योंकि वो छेड़छाड़ का विरोध करती है, और एक जो रायबरेली का मसला है, ये आज का नहीं है, इससे पहले एक बार पहले भी उस पर हमला हो चुका है। गुहार लगाई थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखा गया था। आप लोगों ने अगर थोड़ी बहुत जिम्मेदारी निभाई होती तो शायद दोबारा इस तरह की हरकत उसके साथ नहीं होती। देखिए, हम अपनी चूक स्वीकार करते हैं और जनता ने हमें सजा दे दी है। हमारी जो जिम्मेदारी थी, अब जो निभानी है हमें प्रबल प्रतिपक्ष की, हम निभा रहे हैं। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश पे भारतीय जनता पार्टी काबिज है। उनसे यह सवाल पूछना चाहिए कि लगातार बार बार वो अर्जी दे रही है कि हमें छेड़ा जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, कार्रवाई तो कीजिए।
वह उस जिले में कार्रवाई हुई, कैसे होगी? क्या झूठ दरोगा बोल रहे हैं को आप? उसी क्या झूठ जिले बोल के रहे हैं आप? विधायक ने क्यों? ये कौन कह रहा है? न बिना पढ़े लिखे आ गए आप। बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक संविधान सभा में थे महोदय, उनका देहांत कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी सर उन बातों से कोई फायदा नहीं। दीपक मिश्रा जी, हम जिन सवालों के साथ आए हैं उन सवालों के जवाब अगर मिले तो ज्यादा बेहतर है। आपको श्यामा प्रसाद नहीं, भारतीय जनता पार्टी भटकाने के अलावा क्या आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं के तो बारे आप में सही नहीं रास्ता पता, दिखाइए ना सर, विपक्ष की आप बड़ी यही भूमिका तो होती आप है बुनियादी कि काम रास्ता कर आपको रहे हैं। भटकने ना के बारे दें। में नहीं पता, लेकिन जवाबदेही आप लोगों की भी तो बनती है ना सर। भारतीय जनता पार्टी 1980 भारतीय में जनता बनी, पार्टी कहाँ की के स्थापना संस्थापक 1980 में हुई। बोल गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तब तो महाप्रयाण कर गए थे। ऐसे देखिए, मत झूठ बोला करिए। सर, ये आम जनता का वक्त जा रहा है सर, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, उससे कोई भला होने वाला नहीं है। बुनियादी आप उन 2 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करिए जिन्होंने दरोगा और सीओ को हड़काया था सार्वजनिक रूप से। आप कार्रवाई कर दीजिए, कल से कानून व्यवस्था कुछ हद तक सुधरी हुई नजर आएगी। बुनियादी काम करते नहीं। काम क्या करना है? झाड़ू लेके 5 या 10 मिनट लगा देंगे। दीपक मिश्रा जी, इसी एसिड कांड से जुड़ा ही मेरा सवाल है कि डीजीपी जावेद अहमद ने 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी थी। रायबरेली पुलिस ने मामले का संज्ञान भी लिया था, लेकिन उसके बाद बात सिर्फ ट्वीट तक रह गई थी, उसके आगे कुछ नहीं हुआ था। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं। नैतिक रूप से हम स्वीकार करते हैं हमसे चूक हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी भी स्वीकार करें कि जब उन्हें कानून व्यवस्था पे पैनी नजर रखनी चाहिए थी तब वो फोटो सेशन में व्यस्त थे। किसकी तस्वीर हटे, किसकी तस्वीर लगे, इसमें मग्न थे। सर 5 साल का अनुभव आपकी सरकार का रहा है, करना तो चाहिए। नहीं 5 साल का अनुभव दीपक मिश्रा जी आपकी पार्टी का रहा है सरकार में। आप कुछ रास्ते बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, और 14 वर्ष का वनवास खत्म करके अब बीजेपी सत्ता में आई है, तो रास्ता तो बड़ा दिखाइए। काम करें सब। देखिए, सबसे बड़ा काम ये करें कि जनता को एहसास कराएं कि यह वास्तविक रूप से उत्तर प्रदेश में सुधार चाहते हैं, सिर्फ जुमले नहीं देना चाहते। मैं एक बहुत छोटा उदाहरण आपको दे रहा हूं। 2 विधायकों ने सरेआम विधायकों को हड़काया, एक ने सीओ को, एक ने दरोगा को। ये कोई कार्रवाई कर दे? क्या जरूरी है कि हमने जो चूक की वो ये भी करें? ये तो पढ़े लिखे हैं, ये तो विद्वान हैं, ये तो ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, ये करें। ठीक है रतन मणिलाल जी, हम तो सजा पा चुके हैं। जो आरोप अब लग रहे हैं दीपक मिश्रा जी की तरफ से, उसका आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं पिछले इतने सालों से अपने मीडिया के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पे जो लॉ एंड ऑर्डर और अपराध नियंत्रण की स्थिति जो बिगड़ी है, उसके बेसिस में यही राजनीति है कि कोई भी 2 दल कभी भी किसी एक मुद्दे पर एक भाषा बोल ही नहीं सकते। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब है, अगर अपराध नियंत्रण में कमी है, अगर पूरे पुलिस और प्रशासन के सिस्टम को और टाइट करने की जरूरत है, तो इस पे सारे राजनीतिक दल एक होके हाँ क्यों नहीं कर सकते? बजाय इसके कि इन्होंने ये किया था तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उनको ऐसा करना चाहिए था, तो इतने साल पहले ऐसा हुआ था। ये कहने पर होता ये है कि जो भी लोग जो इन अपराधियों को शेल्टर देते हैं या उनको कंट्रोल करते हैं, उनको कहीं ना कहीं से शह मिलती है कि हाँ, हमको बचाने के लिए फिर कोई ना कोई आ ही जाएगा। अगर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ये सिग्नल चला जाए कि उनको किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति नहीं बचाएगा, तब कहीं जाके चीजें बदलने की शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि सबको ऐसा लगेगा कि कुछ भी कर लो, अब कोई बचाने आ नहीं सकता, किसी का फोन नहीं आएगा और हमारे पुलिस अधिकारी भी हमको नहीं बचा सकते। इसका ही उदाहरण है कल CNN IBN पे तनुश्री पांडे नाम की एक पत्रकार है, उन्होंने एक स्टोरी बताई कि मीरठ में हिंदू युवा वाहिनी के लोग कॉलेज के बाहर खड़े होकर मॉरल पुलिसिंग एंटी रोमियो के नाम पे कर रहे थे। उनसे पूछा गया आपको किसने अधिकार दिया, तो बोले हमें अधिकार की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने मन से करेंगे, कोई लड़का और लड़की साथ में नहीं दिखेंगे। ये इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? और दूसरी बात, मीरठ की स्टोरी है, ABP पे चली थी कि मीरठ में एक अल्पसंख्यक महिलाओं को और बच्चों को ये बोल के मारा गया कि तुम्हारा बाप योगी आ गया है प्रदेश में। ये ABP पर चली है, आपका राइवल चैनल तो APN ने भी दिखाया था और प्राथमिकता पूर्वक दिखाया था। बिल्कुल।
तो ये दो घटना हुई है, ये दो घटना पे अश्विनी उपाध्याय, मैंने उनको पुलिस को, मेरठ पुलिस को ये दिया है, जावेद अहमद को दिया है, मेरठ के आईजी को दिया है, डीआईजी सबको दिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पे। ये अश्विनी उपाध्याय ना एसपी आलोक प्रियदर्शी कुछ कर रहे हैं। ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप वाकई में संगीन है। कुछ पोस्टर्स की बात आई थी, ये डराने धमकाने का काम किया जा रहा है ना। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कुछ कड़े संकेत क्या आपको नहीं लगता कि दिए जाने चाहिए सरकार की तरफ से, कि चाहे वो आपकी पार्टी का कोई नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, अगर किसी को डराने धमकाने की कोशिश करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अच्छा जी सुनिए, अब सुनिए पहले, कल ही प्रधानमंत्री जी ने, ऐसा कभी होता नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने सारे सांसदों को बुला के बोला कि कोई बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा उत्तर प्रदेश के शासन में, शासन का कार्य होगा। आप देखते होंगे बाकी जब सरकारें बनती हैं तो पहले दिन यहां के डीएम, वहां कमिश्नर, यहां के वहां, अभी हमने कुछ किया नहीं है, वही सिस्टम काम कर रहा है, वही एसएसपी, वही डीआईजी, वही डीजीपी काम कर रहे हैं, हमने अभी बदला भी नहीं है। और जहां तक आप कह रहे हैं हिंदू वाहिनी, ये बदनाम करने की साजिश है। ये कांग्रेस, सपा और बसपा के लोग क्या करते हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं, वहां कहेंगे मैं तो हिंदू वाहिनी का हूं, परेशान करेंगे, ऐसे लोगों को उठाकर बंद क्यों नहीं करते? अश्विनी उपाध्याय जी, 4 लठ लगाइए, मैं क्या कह रहा हूं, सलाखों के पीछे भेजिए, तो उन्हें जेल भेजिए, वो खुद बताएंगे किसके आदमी। हाँ बिल्कुल, या चैनल पे कार्रवाई करें ना। मैं यही, अगर वो हमारी पार्टी के होंगे तो उनपे कार्रवाई कठोर होगी। आप साबित करिए कि वो सपा के। सर दीपक मिश्रा जी, ये नैतिकता की बातें तो मत कीजिए, कम से कम गायत्री प्रजापति लोगों के ध्यान में फौरन आ जाता है। निहाल चंद भी है, ये इस तरह की वो मत कीजिए, निहाल चंद भी है ना, फौरन उस पर सवाल उठने लगते हैं। फटकारता रहा और ये बैठे रहे। नहीं, जो भी इस तरह के आरोपों के घेरे में होगा उससे जवाब मांगा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल तो हिंदू युवा वाहिनी की बात कीजिए ना आप पर। नहीं तो आप लोग रिपोर्ट दर्ज कराइए जाके, आप लोगों ने पहचान की होगी कौन लोग थे, तो मैंने दिया है ना, पर कार्रवाई नहीं कर रहे, मैंने दिया है ये सारी चीजें, ये रिपोर्ट का हवाला देते हुए। योगी सरकार तो कह रही कि किसी भी तरह की कोई शिकायत है, एक सूचना सरकार तक पहुंचे। मैंने ये रिपोर्ट का हवाला देते हुए, लिंक देते हुए जावेद अहमद साहब, मेरठ के डीआईजी, डीजीपी, एसएसपी सबको दिया है। वो मुस्लिम लीग का है या हिंदू वाहिनी, सब पता चल जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है सर, एक ब्रेक के लिए हम रुक लेते हैं, एक ब्रेक के लिए। नहीं अश्विनी उपाध्याय जी, हमारा सवाल बिल्कुल क्लियर है कि जो डर का एक माहौल बना हुआ है या बनाने की कोशिश की जा रही है, इस डर के माहौल को खत्म होना चाहिए, और जो वादे आप लोगों ने किए हैं उन वादों पर आप लोगों को खरा उतरना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का भरोसा आप लोगों ने दिया था। अगर जिस तरह की भी शंकाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की नई योगी सरकार की। योगी सरकार का एक्शन यहीं तक सीमित नहीं है। एंटी रोमियो दल की कार्रवाई के साथ साथ थानों की साफ सफाई का काम भी शुरू हो गया। कोशिश यही है कि इसके जरिए पुलिस की छवि को सुधारा जाए, और इसीलिए ज्यादतियां न करने के निर्देश भी दिए गए। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की सक्रियता की ये दो तस्वीरें हैं। एक और संकल्प पत्र में मनचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एंटी रोमियो दल के गठन की, और दूसरी ओर थानों की सूरत सुधारने के लिए साफ सफाई करते पुलिस कर्मियों की। एंटी रोमियो दल पर तुरंत कार्रवाई शुरू हुई और पूरे यूपी में पुलिस ने महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। परेशानी झेलने वाले इसे सही करार दे रहे हैं। जो टीम बनाई हुई है उससे लड़कियों को फायदा होगा। हम अब अच्छा महसूस कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के आने से। हम कॉलेज जाते थे तो छेड़छाड़, कमेंट्स हर कोई करता था, इससे हमें सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। यही नहीं, मनचलों के खिलाफ अभियान के दौरान कुछ लोगों के कानून हाथ में लेने की घटनाओं को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी गंभीरता से लिया है। मॉरल पुलिसिंग के नाम पर लोगों को तंग करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे बच्चों को, बच्चियों को परेशान नहीं किया जाएगा जिनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन कोई अगर कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में किसी बेटी के साथ, किसी बहू के साथ, किसी बहन के साथ छेड़छाड़ की भावना से कोई शरारत करेगा तो अब यूपी में उसके लिए अच्छे दिन नहीं है।
उधर स्वच्छता अभियान के तहत पुलिस थानों की सूरत भी सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य के हर थाने, चौकी और पुलिस लाइन्स में हर शुक्रवार को सफाई अभियान चलेगा। पुलिस वाले ही थाने चौकियों की सफाई करेंगे और ये तस्वीरें इसी की एक बानगी है। योगी सरकार एक्शन में है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है, लेकिन इस एक्शन के दौरान होने वाली ज्यादतियों को लेकर भी सरकार चौकट नहीं दिखी और अंकुश बरतने की भी चेतावनी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। या तो योगी सरकार की तरफ से कुछ फैसले जरूर लिए गए हैं, लेकिन उन फैसलों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शहजाद, मैं आपके पास आऊंगा। अभी हम दो तस्वीरें दिखा रहे थे, एक तरफ जहां साफ सफाई अभियान पुलिस थानों में, चौकियों में देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ एंटी रोमियो स्क्वाड किस तरह से कार्रवाई कर रहा है। जो एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सवाल ठीक लगते हैं आपको? देखिए, महिला सुरक्षा सभी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए और हम स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी कदम उठाए इस दिशा में। और पुरानी सरकार ने भी कुछ अच्छे कदम उठाए थे, उसको ज्यादा आगे ले जाए तो अच्छी बात है। पर ये एंटी रोमियो स्क्वाड जो बनाया गया है, इसमें कई घटनाएं लखनऊ के कल इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी कि 2 बच्चे जा रहे थे मूवी देखने, उनको पुलिस ने बिना मतलब पकड़ के लड़की को भेज दिया घर और लड़के को थाने ले गए। मेरठ की टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि मेरठ में एक लड़का 19 साल का था, उसके फादर को कॉल करके बोल रहे कि आपका बेटा यहाँ पे, फादर ने बकायदा कहा कि आप क्यों कर रहे हो मुझे कॉल, मेरा बेटा जो है बालिग है, उसको अधिकार है जाने का। तो ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको अभी अभी रिपोर्ट दिखाई हिंदू युवा वाहिनी की, आपके सामने आपको पेश किया कहां से ये कर रहे हैं मॉडल पुलिसिंग। इनके नेता सुनील भराला का ऑन रिकॉर्ड ABP को बयान है कि ये लव जिहाद को रोकने के लिए, तो क्या इस सांप्रदायिकता की तरफ जाएगा? जहां तक स्वच्छता की बात है, जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो हमने बहुत स्वागत किया उसका। 2 साल बाद CAG की रिपोर्ट आई कि इसमें जो पैसे थे वो खर्च कहीं और हो गए एडवर्टीजमेंट में, कोई सफाई नहीं हुई। वाराणसी खुद 470 शहरों की रैंकिंग में 417 नंबर पे था। तो ये कदम अच्छे हैं, इवेंट अच्छा है, और पर ये इवेंट नहीं होना चाहिए। इसको एक्चुअल में कुछ तब्दील करके स्वच्छता के नाम पे या महिला सुरक्षा के नाम पे किया जाना चाहिए। क्यों नहीं लेते हैं आप लोग? नहीं, संदेश अच्छा है, संदेश पे कोई किसी को गिला शिकवा नहीं है, पर संदेश ही अगर देना आपका काम है तो फिर ये बात नहीं सही है। आपको काम के अंदर भी मिश्रा जी, क्योंकि अगर एक लास्ट बात, अगर ये एंटी रोमियो इतना ही कारगर था, अश्विनी जी दिल्ली से है, दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लागू किया, या वहां पे लागू किया तो असफल रहा क्योंकि मध्य प्रदेश नंबर 1 है रेप में। ठीक है दीपक मिश्रा जी, जो एंटी रोमियो को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर किस बात को लेकर आपत्ति लगती है? अभी केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सुनाया कि सख्त निर्देश सरकार की तरफ से हैं कि जो बेकसूर लोग हैं, जो निर्दोष हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो छेड़खानी करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, है ना? इसको पॉजिटिव वे में लेने की जरूरत नहीं है क्या? देखिए, अगर वो छेड़खानी रोकने के लिए ईमानदारी पूर्वक काम करे तो उसकी प्रशंसा है। किसने कहा कि छेड़खानी सरकार न रोके? सब कह रहे हैं बिल्कुल रोके, हर सरकार करती है, हम भी सरकार में रहे, हमारा भी ये मकसद था। लेकिन उसकी आड़ में कहीं यह तो नहीं है कि आप फोटो सेशन के लिए या बस अपनी, कहते हैं ना कि पाला छूने के लिए आप किसी को गए पकड़े। आप ये बताइए, एक लड़का जो नौकरी की तलाश में था, बैठा अपना फॉर्म वार्म भर के बेचारा पार्क में जाकर बैठा। हम लोग भी थे, जब बेरोजगार थे, फॉर्म भरने आते थे, 3 घंटे की लाइन के बाद थक जाते थे, जाके पार्क में बैठ जाते थे। पुलिस आई, पकड़ ली, वो रोए जा रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो इतना संवेदनहीन नहीं होना चाहिए था। देखिए, हर चीज की एक कार्यप्रणाली होती है, आप उसको मत तोड़िए, उसको मत रखिए। जैसे जनसंघ और भाजपा का जो बुनियादी अंतर है वो तो बचा रहना चाहिए। राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता में जो फर्क है वह तो बचा रहना चाहिए। आप बताइए, योगी जी गए, अभी तक इतने छापेमारी में एक भी बड़ा अधिकारी दोषी नहीं पाया गया, एक भी बड़ा अधिकारी दंडित नहीं पाया गया। तो ये छापे क्या थे? गए, फोटो खिंचाए, उसके बाद खत्म। कम से कम जब मुख्यमंत्री छापा मारे तो कोई दोषी मिले। अश्विनी उपाध्याय जी, तो प्रतिष्ठित हो। जवाब दीजिए। अगर थाने में गंदगी थी तो थाना अध्यक्ष सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? सर सुन लिया आपका। कौन सी दोस्ती थी, कौन सी यारी थी, किसका फोन आ गया कि कोई कार्रवाई न की जाए? ठीक है दीपक मिश्रा जी, जवाब तो सुन लीजिए। जी,
नहीं, ये बता दें, इतनी गलतियां पाएगी तो कार्रवाई क्या हुई? एक उदाहरण दूंगा, बहुत सारे उदाहरण नहीं दूंगा, एक उदाहरण दूंगा जी। आप हमें कार्रवाई का एक नाम बता दीजिए। सोचिए मुजफ्फरनगर दंगा क्यों हुआ था? अरे अब छोड़िए इतिहास की बातें, हम सजा पा चुके हैं। करना बंद कर दिया, हमको सुन लीजिए, हमें भी राइट टू स्पीच है, सुनिए। नहीं, आप बताइए ना कार्रवाई क्यों नहीं की? जवाब देते हैं ना उनसे कि कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई करेंगे, आप चिंता मत करिए। विधायक की भाषा ही कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई क्यों नहीं की? आप चिंता मत करिए, कार्रवाई भी करेंगे। खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने। क्या कह रहा हूँ, कार्रवाई होगी। छापा आज मारेंगे, कार्रवाई 2 महीना बाद करेंगे। जब आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गंदगी है, तो इसका मतलब कोई ना कोई जिम्मेदार होगा। तो आप लोगों ने कर दिया। कौन? तो भाई आप सुधार दो, आप करो। भैया ये पार्टी का भाषण नहीं है, जरा सुनिए तो आप सुनिए। ठीक है दीपक मिश्रा जी जवाब तो सुन लीजिए जी। अश्वनी उपाध्याय जी, मुझे पता है ये जवाब क्या देंगे। सर सुन तो लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ किस तरीके से लापरवाही की वजह से दीपक मिश्रा जी मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था जी। मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर दंगे का केवल एक कारण था, एक हफ्ता हो गया, वो साबित हो गया था रिपोर्ट में कि उधर छेड़खानी नहीं हुई थी। थोड़ा सभ्यता का परिचय कीजिए। मुजफ्फरनगर दंगे की जो जड़ आपने बताई थी भाजपा के नेताओं ने, आप लगातार बोलते जा रहे हैं, सुनिए पहले। वो गलत साबित हुई थी रिपोर्ट। ये आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ पता नहीं है? अच्छा ठीक है, जवाब तो ले लेने दीजिए। ये झूठ कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं? मुजफ्फरनगर दंगा क्यों हुआ? मुजफ्फरनगर दंगा इसलिए हुआ कि वहां पे सचिन और गौरव अपनी बहन को लेके जा रहे थे, कुछ मुस्लिम लड़कों ने छेड़ा, बाद में आपस में बवाल हुआ। अगर वहां एंटी रोमियो दल होता, तो मुजफ्फरनगर का जानकारी नहीं है, ये पूरी साबित हो गई है, गलत थी ये खबर। ये आपके भाजपा के नेताओं ने फैलाया था झूठ। क्या गालिब की गजल सुना रहे हैं? ये एक बात नहीं, कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई क्या की ये बताइए सर। अब क्या करेंगे अश्वनी उपाध्याय जी? अश्वनी उपाध्याय जी रिपोर्ट पढ़िए जरा। होता तो यूं होता, पश्चिम यूपी में सच्चाई है। ये मुजफ्फरनगर दंगे की रिपोर्ट में झूठ बात साबित हुई थी। रक्षा बांध के तिलक लगा के कॉलेजों के सामने खड़े रहते हैं। शर्म की बात है, भैया पश्चिम यूपी में सच्चाई है। रतन मणिलाल जी नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, नैतिकता की खूब दुहाई दी जाती है। ठीक है दीपक मिश्रा जी, मैं आऊंगा आपके पास। अश्वनी उपाध्याय जी आपके पास भी आऊंगा। रतन मणि जी, जो परिस्थितियां हैं, मतलब जब खुद की जवाबदेही की बारी थी तब तो जवाब दिए नहीं जाते थे। हमने भी तो कार्रवाइयां नहीं देखी है ना, तमाम मसले ऐसे सामने आए हैं। थोड़ा वक्त नहीं देना चाहिए क्या? अगर एंटी रोमियो अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो सर मेरा सवाल ये है कि नाजायज लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। उप मुख्यमंत्री को सुना, उन्होंने सख्त हिदायत भी दी है। अगर कुछ पुलिसकर्मी इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन इस तरह सवाल उठा देना, वो बयान, उन छात्राओं के बयान भी तो हमने सर रिपोर्ट में सुना है, जो कह रही है कि अब हम घर से निकलते हैं तो थोड़ा सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। उनकी बात को अनसुना करना चाहिए क्या? देखिए एक बात जो मैं सपा बसपा कांग्रेस को मिर्ची इसलिए लग रही है कि ये गुंडों का समर्थन करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं छेड़छाड़ करने वालों ये जो उत्तर प्रदेश में जी रतन मणि जी, ये जो उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजे आए हैं ना, उसको अगर आप देखें तो कुछ लोगों में अति उत्साह हो जाना बड़ा स्वाभाविक है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ इतने सालों बाद हमारी पार्टी की सरकार आ गई, तो ऐसे लोग सड़क पे शोर मचाते हुए भी निकल रहे हैं, जो मन में आता है वो करते हुए निकल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कई सालों बाद उनकी पार्टी सरकार में आ गई, कई सालों बाद उनके जो नेता थे वो सत्ता में बैठेंगे। तो इस तरह के अति उत्साह के उदाहरण आपको पूरे प्रदेश भर में मिलेंगे। और मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ऐसे उदाहरण हर प्रदेश में देखने को मिलते हैं जहां पे सत्ता परिवर्तन होता है। जो भी पार्टी जीत के आती है उसके कार्यकर्ता नीचे तक वो अचानक से उत्साह में आ जाते हैं, शोर मचाने लगते हैं और वो तमाम सारे काम करने लगते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनकी सरकार आ गई। पंजाब में तो इस तरह के उदाहरण हमें लगातार दिख रहे हैं। लखनऊ में ही नहीं, तमाम सारे शहरों में लोग कहीं जाके नारे लगा रहे हैं, कहीं पोस्टर लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। और इसीलिए न केवल मुख्यमंत्री को बल्कि उप मुख्यमंत्री को और तमाम सारे लोगों को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि किसी भी इनोसेंट और निर्दोष आदमी को परेशान नहीं किया जाएगा और इस तरह की हरकतें रुकनी चाहिए। तो मुझे लगता है अभी 4 या 5 दिन हुए हैं और अभी एक तरफ तो वो लोग हैं जिनको लग रहा है कि उनकी सरकार आ गई, अब उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसी टेंडेंसी को रोकने के लिए अगर
पार्टी की ओर से, रूलिंग पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से ये संदेश दिया जाता है कि अगर गड़बड़ी करने वाले लोग हमारी तरफ से भी खड़े हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत एक सख्त संदेश जाएगा। और इसी की जरूरत है, जिससे कि ये ना कहा जाए कि अरे ऐसा तो पहले भी होता था, पहले की पार्टी में भी और इस पार्टी में भी यही हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही है। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर जो नई सरकार है उसके सामने चुनौतियां बहुत हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बिगड़ी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का। लेकिन सवाल यह है कि एंटी रोमियो स्क्वाड हो या फिर पुलिसिया कार्रवाई, उसमें किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर आशंका विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी जाहिर की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि शासन प्रशासन चुस्ती फुर्ती के साथ लगेगा और जो भी वादे किए गए हैं उन वादों पर हम खरा उतरने का काम करेंगे।